नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी एक युवक जिनका नाम संजय है, उम्र लगभग 25 साल की रही होगी, उनकी ये कहानी है। संजय हरियाणा के रहने वाले हैं और ये घटना उनके साथ 2015 में घटी थी। तो चलते हैं इनकी कहानी में। क्या हुआ था इनके साथ में, क्या घटी थी घटना। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके, ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करने पाएँ। तो शुरू करते हैं संजय की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। ये घटना जब घटी थी उस वक्त मेरी उम्र लगभग 25 साल की थी। मैं 2 बहन और 2 भाई। मेरे पिताजी जब मैं 18 साल की उम्र में था तभी वो गुजर चुके थे और उसके बाद जो घर की जिम्मेवारी थी मेरी माँ के कंधे पर आ गई थी। हालांकि उस काम में जो हमारे मामा हैं वो भी हमें बहुत मदद किए। अब मैं बड़ा हो चुका था और 23 साल की उम्र में मैं पढ़ाई छोड़ अपने काम के जुगाड़ में लग गया था और एक फैक्ट्री में मुझे काम मिल चुका था। अब शादी के रिश्ते भी मेरे पास आ रहे थे, माँ बता रही थी, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी थी। मुझे अपने पहले बहनों का शादी करना था और इसके बाद अपने बारे में सोचना था। मेरे घर की मुखिया तो मेरी माँ ही थी और जो भी मैं कमाता था माँ के हाथों में दे देता था और वो उनका पैसों का सही उपयोग करती थी। कम से कम खर्चे में घर को चलाना जानती थी ताकि 2 पैसा बचत हो सके, ताकि मेरी बहनों को शादी में काम आए। और ऐसे ही मेरा काम चल रहा था। वो मनहूस रात मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं अपनी फैक्ट्री में जब आता जाता था बाइक के द्वारा, हमारे घर से फैक्ट्री का दूरी बाइक के द्वारा लगभग 1 घंटे की आसपास की थी। उस फैक्ट्री से आने के 2 रास्ते थे। जो एक रास्ता था उसमें एक शमशान घाट भी आता था, कब्रिस्तान भी था, और एक रास्ता जो घूम करके आता था उसमें देरी होती थी, लेकिन वो भी रास्ता अच्छा था। लेकिन हम लोग शुरू से ही उसी रास्ते पर चलते थे जो कब्रिस्तान और शमशान वाला था, क्योंकि वो नज़दीकी रास्ता था। हम जल्दी अपनी फैक्ट्री में पहुंच जाते थे और वहाँ से वापसी चलते थे तो रात के टाइम में। लेकिन जब भी मैं लौटता था तो अपने बाइक पर किसी को बिठा कर आता था। कोई न कोई जो हमारी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे वो हमसे ज़रूर लिख देते कि भैया मुझे आगे तक छोड़ देना। अब मैं उनको गांव के आसपास में कहीं छोड़ करके अपने गांव की तरफ निकल जाता था। लेकिन उस रात को जो लड़का मेरी से लिफ्ट लिया करते थे रात के टाइम में, तो वो छुट्टी पर थे, वो नहीं आए थे और उस रात मुझे लेट भी हो चुका था। मैं रात को करीब 8 साढ़े 8 बजे निकल जाता था। लेकिन आज जो काम थोड़ा फैक्ट्री में जाता था, अब मैं जब निकला तो 9:30 या 10 के आसपास का टाइम था। मैं बाहर निकल कर के जहाँ हमारी बाइक पार्किंग होती थी, साइकिल पार्किंग था, वहाँ पर जा कर के उन लड़कों का इंतज़ार करने लगा। लेकिन वो लड़के नहीं आए। फैक्ट्री बड़ी थी, डिपार्टमेंट अलग अलग था। मैंने गार्ड से जाके पूछा तो उन्होंने बोला कि ना, वो लड़के आज आए नहीं हैं, क्योंकि उनका रजिस्टर में
एंट्री थी ही नहीं। अब मैं अपना बाइक संभाल करके और चल पड़ा अपने घर की ओर। मैं चाहता था कि मैं जल्द से जल्द घर पहुंच जाऊं, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था और मैं आज अकेले भी था। हालांकि मुझे रात को श्मशान वाले रोड पर, कब्रिस्तान वाले रोड से नहीं गुजरना चाहिए था, और वो भी अकेले। लेकिन मैं किसी चीज़ से डरता तो था नहीं, और ख़ास करके भूत प्रेत को मैं तो मानता ही नहीं था। मैं तो बस ये जानता था कि भूत प्रेत किस्से कहानियों में होते हैं, असल ज़िंदगी में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बस मनोरंजन हेतु उनको बनाया गया है ताकि लोगों का मनोरंजन हो सके, और वास्तव में ये होते ही नहीं है। मेरे दिमाग में यही सब बचपन से चला आ रहा था। यह कि मेरे जो पिता भी थे वो हमें सही शिक्षा देते थे। वह कहते थे कि बेटा, साइंस हमेशा कहता है कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अब पिता का बात मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, अब मैं भूत प्रेत से तो कभी डरता ही नहीं था। अब मैं उस रास्ते से निकल रहा था अपनी बाइक तेज दौड़ाते हुए। जब मैं कब्रिस्तान के पास पहुंचा और वहां पर हमारी बाइक अचानक बंद हो गई। चांदनी रात थी, साफ साफ चांदनी हर तरफ फैली दिखाई दे रही थी, और वैसे में मैं तो डरता ही नहीं था, तो मुझे डर तो लगा ही नहीं बिल्कुल भी। ये तो बाइक है, कहीं भी खराब हो सकती है। अब कब्रिस्तान के पास में खराब हो गई तो इसमें मैं डर जाऊं, ऐसा तो नहीं मैं कर सकता था। मैं बाइक से उतर करके स्टैंड पर खड़ा करके और मैं देखने लगा कि आखिर बाइक मेरी रोकी क्यों है, क्या वजह हो सकती है बाइक रोकने की। और वही सब चीज़ों को मैं चेक कर रहा था, अब बीच बीच में किक मारता ताकि मेरी बाइक स्टार्ट हो जाए। लेकिन वो फॉल्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। टंकी में पेट्रोल भी भरा हुआ था और जो मैं प्लग वगैरह चेक कर रहा था वो बिल्कुल सही थे, तो आखिर मेरी बाइक क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। मैं बार बार किक मारता, फिर कुछ न कुछ इंजन के साइड में देखने लगता, कोई तार को हिलाने लगता ताकि कोई तार वार का नुक्स हो तो हिलाने डुलाने से सही हो जाए और मेरी बाइक स्टार्ट हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं थोड़ा परेशान हो चुका था और सोचने लगा कि क्यों ना अब यहाँ से बाइक धकेल के और आगे की तरफ ले जाया जाए। हालांकि मैं आधा रास्ता पार कर चुका था और वही मैंने अब किया। स्टैंड से बाइक को उतार दिया और जैसे ही आगे को धकेलने को चाहा तो बाइक लगा कि जैसे ये बिल्कुल जाम हो चुका है पहिया। बाइक तो 1 इंची भी आगे बढ़ने को राजी नहीं थी। अब क्या हो गया भाई, हम तो पैदल भी जाने को तैयार थे, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बाइक चलने को तैयार ही नहीं है। 1 इंच भी सरक नहीं रही है, जैसे लग रहा था कि ब्रेक एकदम जाम हो गए हैं पहिए के साथ में, और हिलने को बाइक तैयार नहीं थी। मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपने बाइक को कोस रहा था कि क्या तुझे आज ही खराब होना था, अब होना भी था तो चलो इंजन हो गया, लेकिन तेरे पहिए क्यों नहीं चल रहे। और मैं फिर स्टैंड पर लगा करके जो पिछला पहिया था उसको घुमाने लगा तो आराम से घूम गया। अगले को मैं ट्राई किया, अगला भी घूम रहा। अब फिर मैं स्टैंड से उतार करके जैसे आगे बढ़ना चाहा तो फिर वही कंडीशन, बाइक 1 इंची भी आगे नहीं बढ़ रही है, पहिया बिल्कुल जाम। ये क्या हो रहा है भाई, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी एक हंसी की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ मेरे बगल में ही एक खड़ी लड़की हंस रही थी, जिसके कपड़े मैले कुचैले से मुझे दिख रहे थे और वो कपड़े मुझे सफ़ेद ही नज़र आ रहे थे। उस पर लग रहा था कि न जाने कितना गंदा हुआ पड़ा है, उसमें दाग धब्बे नज़र आ रहे थे।
और वो कई जगह से फटे भी नजर आ रहे थे। वो लड़की जुआ थी, जवान थी, और वो अपने बाल बिखेरे हुए थी, जैसे वो कंघी सालों से अपने बालों में किया नहीं होगा। अब चांदनी रात थी तो साफ साफ मुझे नजर आ रहा था। वो लड़की बहुत बेढंगे ढंग से हंस रही थी मेरी तरफ देख करके। मैं जब उसको देखा तो गुस्सा तो मुझे आ गया था, क्योंकि मैं एक परेशानी में फंसा हुआ हूँ। मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है और दूसरी मैं धकेल के ले जाना चाहता हूँ तो चल नहीं रही है। और वो लड़की ना जाने कहाँ से आकर के और मेरी इस हालात पर हंस रही थी, मेरी मजाक उड़ा रही थी। मैं उसको देखा और गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी मैं गुस्से को पी गया और फिर अपने बाइक में लग चुका था। देखने लगा कि आखिर बाइक का पहिया क्यों जाम हो जाता है। स्टैंड से उतार करके मैं ले जाना चाहता हूँ तो ये जाम क्यों हो जाता है, लेकिन मुझे उसका हल मिल नहीं रहा था। और वो जो लड़की जो हमारे पीछे में थी अभी भी हंसे जा रही थी बड़ी बेढंगे ढंग से। अब मुझे गुस्सा आ चुका था। मैं उस लड़की को डांटते हुए कहा, अरे पागल, क्यों हंस रही हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी रात को? जाओ अपने घर जाओ, भाग जाओ यहाँ से। मैं अपने तो ऐसे ही गुस्सा बहुत आता था। उस टाइम तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि मेरा बाइक बिल्कुल ख़राब, चलने को राजी नहीं, और ऊपर से उस लड़की का हंसी। फिर मैं उस लड़की को डांट करके अपने बाइक में लग चुका था। कुछ ही देर के बाद में जैसे मेरे किसी ने पीठ पर और गर्दन के आसपास में जैसे हाथ फेरा हो। अब मैं मुड़ करके देखा तो वही लड़की मेरे बिल्कुल साथ में सटी हुई और मेरे गर्दन पर और मेरे सर पर हाथ फेर रही थी, और उसके शरीर से एक बदबू सी भी आ रहा था। बड़ा गंदा बदबू था उसका। अब मैं मुड़ करके फिर उस लड़की को झिड़क दिया। मैं पीछे हट करके कहा, अरे पागल, भाग जा यहाँ से। देख रही है कि मैं खुद परेशानी में फंसा हुआ हूँ और तू मजा ले रही है मेरे से, तू हंस रही है, भाग जा यहाँ से, पागल कहीं के। और वो लड़की मेरे डांट से उसको लगा कि असर ही नहीं हुआ है। वो फिर बेढंगे ढंग से अपने दांत दिखाते हुए, सफ़ेद दांत, और वो हंसने लगी। अब मैं बिल्कुल समझ गया था कि ये लड़की पागल ही है, न जाने किस गांव की है, कहाँ की रहने वाली है, और इस जगह पर क्या कर रही है इतनी रात को। और वो लड़की जो बेढंगे ढंग से हंसती जा रही थी, मैं अपने बाइक की तरफ मुंह किए हुए देखने की कोशिश कर रहा था कि मैं इस जगह से जल्दी निकलूं। और तभी वो लड़की ने मेरे पर हमला कर दिया, मुझे तेज धक्का दिया। मैं ज़मीन पर उखड़ू तो बैठा हुआ था और फिर मैं ज़मीन पर गिर गया। अब वो मेरे सीने पर सवार हो गई। मैं उसकी जब आंखें देखा तब मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि उसकी आंखें लाल मुझे नजर आ रही थी। ऐसा तो आम इंसान में होता नहीं है। और वो शरीर का उसकी बदबू इतनी खराब थी कि मैं क्या बताऊं आपको, बर्दाश्त से बाहर थी। और वो अब हंस नहीं रही थी, वो तो लग रहा था कि मुझ पर हमला कर रही है। वो मेरी गर्दन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अब मैं उससे अपना पिंड छुड़ाने का कोशिश कर रहा था, उसको धकेल रहा था, अपने से दूर कर रहा था। और एक चीज़ तो मैंने खास करके नोट किया, जहाँ जहाँ उसका शरीर से टच होता था और लगता था जैसे वो कि कहीं कोल्ड स्टोरेज से निकल के आई हो। बहुत ही हाथ उसका ठंडा था, और जबकि गर्मी वाली रात थी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और वो उसके शरीर में बहुत ताकत थी। वो तो मुझे एकदम बेबस कर दिया था, और मैं लाख कोशिश करता रहा कि उसके चंगुल से निकल जाऊं, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा था। लग रहा था कि अब मुझे वो ज़्यादा ही परेशान कर रही है। मैं अभी तक समझ नहीं पाया था कि जिस औरत से, जिस लड़की से मेरा ये पाला पड़ा हुआ है,
ये कोई मामूली लड़की नहीं है, ये तो आत्मा है, कोई चुड़ैल है। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। मुझे लगा ये पागल ही है और पागल वाली हरकत कर रही है। अब उसने अपना जो दोनों हाथ था मेरे गर्दन पर बिठा रखा था और वो गुस्से में हाँफ रही थी। चेहरा उसका अजीब से ढंग का हो चुका था। आंखें तो उसकी पहले ही लाल लाल मुझे दिखाई दे रही थी और अपने हाथों से जोर जोर से मेरी गला को दबाने की कोशिश करने लगी। अब मैं भी हस्त पुष्ट था, जवान था, तो मैं उसकी ये कोशिश को विफल करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसको संभाल नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि ये लड़की मुझे मार न दे। अब मैं चिल्ला पड़ा, बचाओ बचाओ। हालांकि ये आवाज़ मेरे गले से अपने आप ही निकली थी। मैं चिल्लाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, लेकिन कोई ना कोई शक्ति ऐसी थी जो मुझे ये आवाज़ निकालने पर विवश कर रही थी। और तभी एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ मेरे पास में नज़दीक आती जा रही थी और वो एक पुरुष की आवाज़ थी जो उस लड़की को संबोधित कर रहा था। ना जाने क्या उसका नाम ले रहा था, मुझे नाम का भी ध्यान नहीं। छोरी, तू यहाँ से भाग जा, अपनी जगह पर जा। छोरी, भाग जा यहाँ से। और बोलते बोलते अधेड़ सा व्यक्ति मेरे नज़दीक आ गया। मैंने देखा कि 45-50 साल का एक अधेड़ व्यक्ति था और वो भी सफ़ेद कपड़ा मटमैला हो चुका था, उसको धारण कर रखा था, पहन रखा था और उसके हाथ में एक छोटी सी छड़ी थी, एक डंडा की तरह, और वो भी टेढ़ी मेढ़ी, जैसे उसमें सांप बना हुआ है। सांप जैसी वो छड़ी थी और वो छड़ी चांदनी रात में अजीब ही ढंग से चमक रही थी। देखने में बिल्कुल लग रहा था कि वो उसके हाथ में छड़ी ना होकर के एक सांप हो। और वो उस लड़की को डांट रहा था कि छोरी भाग जा, छोड़ दे इसको, अपनी जगह पर जा, अपनी जगह पर जा, इसको छोड़ दे। लेकिन वो लड़की मुझसे चिपटी हुई थी और मेरी गला दबाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। और मैं अपने बचाव में जितना ताकत लगा सकता था लगा रहा था, लेकिन मैं बचा नहीं पा रहा था अपने आप को। मुझे लगा कि बस ऐसा ही रहा तो कुछ देर में ये लड़की ज़रूर मुझे मार देगी। और तभी वो जो अधेड़ व्यक्ति था बिल्कुल पास आ गया, चिल्लाते हुए, उस लड़की को आवाज़ देते हुए, और उस छड़ी से उसके शरीर पर बस टच ही किया था। और तभी वो लड़की एकदम कांप गई थी और उठ करके मुझे छोड़ दिया और उठ करके अंधेरे के साइड में भागती हुई चली गई। मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसको जाता देख मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि चलो इस पागल से मेरी जान छूटी, नहीं तो ये तो पागल बहुत शक्तिशाली है, ये तो मुझे मारने पर अड़ी हुई थी। अब मैं उठ करके खड़ा हुआ और उस बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद किया कि अंकल, आपने इस पागल औरत से, पागल लड़की से मेरी जान बचा दी। मैं बोल करके और अपने कपड़े उपड़े झाड़ने लगा था, क्योंकि मेरे कपड़े में मिट्टी उट्टी ज़्यादा सम चुकी थी। और वो बुजुर्ग कहने लगा कि अरे बेटा, तुम इतनी रात को अकेले, अब क्या हुआ तुम्हारे बाइक के साथ में? मैं बताने लगा कि अंकल, वैसे तो हम लोग 2 लड़के को मैं बिठा कर आता था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था। वो लड़के आज काम पर नहीं आए थे, इसीलिए मैं वापस अकेले जा रहा था अपने गांव के साइड में। और अचानक इस जगह पर मेरी बाइक बंद हो गई और इसके बाद मैं पैदल भी घसीटना चाहा तो पहिए भी काम नहीं कर रहे थे। वो अंकल हमारी तरफ देख रहे थे और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बेटा, ये जो तेरे साथ हुआ है ना, उसी लड़की का कारनामा है। अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर यहाँ मौजूद था, नहीं तो वो लड़की तुझे जरूर मार देती। वो बहुत शक्तिशाली लड़की है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लड़की दूर से खड़ा होकर मेरी बाइक को खराब कर दे? मैं कुछ समझ पाता, उनसे पूछ पाता, और तब तक तो वो अंकल मुड़ करके और अंधेरे साइड में
तेज कदमों से चलते हुए कहीं गायब हो गए। मैं हक्का बक्का वहीं पर खड़ा रह गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंकल क्या बोल रहे थे। वो लड़की दूर से मेरे बाइक के इंजन को कैसे खराब कर सकती है, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। अब मैं दोबारा उठ करके और अपने बाइक के पास पहुंचा। अब बाइक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। अब मेरी बाइक मिनटों में स्टार्ट हो गई थी। जब बाइक स्टार्ट हो गई तो मैं थोड़ा खुश हो गया। चलो अच्छा हुआ मेरी बाइक अब स्टार्ट हो गई, अब मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। नहीं तो मैं टेंशन में था कि बाइक मेरी जा नहीं रही है, घसीटने पे भी नहीं चल रही है, तो मैं अपनी बाइक को यहाँ कैसे छोड़ करके आगे जाऊँगा। मुझे तो सारी रात इसी जगह पर गुजारनी पड़ेगी अपनी बाइक की रक्षा के लिए। लेकिन अब बाइक मेरी स्टार्ट हो चुकी थी और मैं सही सलामत अपने घर की तरफ चल पड़ा था। अब बाइक में कोई दिक्कत भी मुझे महसूस नहीं हो रही थी। मैं अभी तक इस जो खेल था कि मैं समझ नहीं पाया कि जो मेरे साथ में हुआ था वो कोई भूत प्रेत का घटना था, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं घुसी थी। मैं घर पर आ गया जैसे कोई बात ही नहीं हुई और अगले दिन फिर अपने काम पर। लेकिन अब इस बार जो हमारे साथ में जो लड़के उधर से आते थे, इधर से किसी के साथ में जाते थे और उधर से मेरे साथ में आते थे, हमें उनके गांव के जो नज़दीकी रास्ता होता था वहाँ पर छोड़ देता था। अब वो मेरे साथ में आने लगे थे, हम उसी रोड से गुजर रहे थे, लेकिन वहाँ पर ना तो मेरी बाइक खराब हुई, ना वो लड़की मुझे, ना वो बुजुर्ग अंकल मुझे दिखाई दिए। और ऐसे ही करीब करीब 15 दिन हो चुका था। और एक रात को मैं अपने छत के ऊपर में सोया हुआ था। गर्मी की रात थी और संजोग से उस दिन हमारी छुट्टी थी। सारा दिन तो मैं अपने घर के कामों में व्यस्त रहा और शाम को खाना वाना खा करके छत पर सो गया था। नींद मेरी लग चुकी थी और तभी गली के कुछ जो कुत्ते थे वो तेज तेज आवाज में भौंकने लगे। कुछ ज़्यादा ही आवाज में आज भौंक रहे थे और इस वक्त तो वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होकर के या फिर अलग अलग सोए रहते थे। जब तक कोई गली में ना जाए तब तक वो किसी को भौंकते नहीं थे, लेकिन आज तो बहुत तेज तेज आवाज में अब बहुत सारे कुत्ते हो गए थे और न जाने किस पर भौंक रहे थे और उनकी इसी आवाज़ पर मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा कि कोई गली में आया हुआ है। अब मैं नींद तो खुली गया था। अब मैं छत से किनारे पर जाकर के गली में देखने लगा। जब मैं उधर देखने लगा जहाँ पर कुत्तों ने भौंकना शुरू किए थे, जहाँ पर कुत्ते इकट्ठे थे, तो मैं देख करके हैरान सा रह गया था। वही लड़की जो मुझे शमशान घाट के नज़दीक मिली थी, कब्रिस्तान के नज़दीक मिली थी, वही लड़की मुझे यहाँ पर मेरे घर के सामने खड़ी नज़र आ रही थी और उसके आसपास जो गली के कुत्ते थे उसको घेरे खड़े थे और वो लड़की उनकी परवाह भी नहीं कर रही थी। वो कभी इधर देख रही थी, कभी उधर देख रही थी। लग रहा था जैसे किसी के घर को ढूंढ रही है या किसी को ढूंढ रही है। मैंने जब उसको पहचान लिया तो एक डर की लकीर मेरे माथे पर उभर आई। मैं सोच में पड़ गया कि ये लड़की यहां तक कैसे आ गई और यहां किस लिए आई है, मेरे घर के सामने हुई है। और तभी उसकी निगाह मेरी तरफ घूम गई। शायद उसने मेरा आहट पा लिया था कि मैं छत के ऊपर में हूँ और वो मेरी तरफ अब सर उठा करके देखने लगी। मिनटों नहीं लगा था कि वो छत पर मेरे पास में खड़ी थी। अब मेरी तरफ घूरती हुई और कुछ गले से जैसे आवाज से निकाल रही थी। इस बार तो मैं इतना डर चुका था कि चीख निकल गई डर के मारे। मेरी चीख से मेरी मम्मी, मेरी दोनों बहनें, मेरा छोटा भाई सब जाग चुके थे और वो सीढ़ियों से मेरे पास नज़दीक आने लगे थे।
अब मैं चीख रहा था, मम्मी मम्मी जल्दी आओ, ये देखो कौन लड़की है जो मेरे सामने में खड़ी है। अब मैं शोर कर रहा था, चीख रहा था, और वो जो लड़की थी मेरे सामने में बिल्कुल खड़ी, शरीफ की माफिक अब मेरी तरफ सिर्फ घूर रही थी। लेकिन गली से और एक मंजिला छत पर वो कैसे आ गई हवा में उड़ करके, मुझे कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था। और उसी वक्त हमारे परिवार के जितने मेंबर थे, मेरी माँ, मेरी दोनों बहनें, मेरा छोटा भाई, सब छत पर आ गए। और जब उनको देखा उस लड़की ने, तो जैसे हवा में कहीं गायब हो गई, बिल्कुल अब नजर नहीं आ रही थी। मैं मम्मी को अपने नज़दीक पा करके मैं चिपट गया था। मम्मी मम्मी बचा लो मुझे, वो लड़की। अब वहाँ कोई लड़की थी नहीं। मम्मी कह रही थी कहाँ है बेटा लड़की, मेरी बहनें बोल रही थी भैया कहाँ है लड़की, लेकिन वहाँ तो कोई थी ही नहीं। अब मैं डरा हुआ था, मम्मी से चिपटा हुआ था। अब मुझे लग रहा था कि मम्मी को छोड़ दूंगा ना तो फिर वो लड़की मेरे समीप आकर खड़ी हो जाएगी, इतना डर मुझे लग रहा था। आखिरकार मम्मी मुझे नीचे लेके आई अपने कमरे में ही। वहाँ पर मेरी बहनें भी थी, भाई भी थी। अब पूछने लगी कि बेटा बता, क्या तूने देखा, क्यों डरा हुआ है। अब मैं उस दिन की घटना को मम्मी को बताने लगा कि कब्रिस्तान के पास में मेरे साथ में ऐसी घटना हुई थी। इसके बाद जो अंकल का घटना था, अंकल ने कैसे उस लड़की को भगा दिया था, एक एक बात अपनी माँ को बता दिया। अब फिर यहाँ वाला भी बात मैंने बता दिया। जब सारी बात मेरी माँ ने समझा पूरा, तो वो डर गई थी और वो छूटते ही कहने लगी अरे बेटा ये तो चुड़ैल थी, वो तो तेरे पीछे लग चुकी है, देख तेरे को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई है। बेटा ये ठीक बात नहीं है, वो तेरे पीछे क्यों लगी है, कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। क्या तूने उसको कुछ बोला था, डांटा था? मैंने बोल दिया कि हाँ माँ, मैं पागल समझ करके उसको झड़क दिया था एक दो बार में कि भाग जा पागल कहीं के, पागल कहीं के। और मेरी माँ कहने लगी कि बेटा बस यही बात है, वो चुड़ैल तुझ पर गुस्सा हो चुकी है और वो अपना बदला लेना चाहती है। अब तो जैसे मैं बेहद डर चुका था माँ की बात सुन करके। लेकिन माँ कहने लगी कि बेटा घबरा मत, तो बिल्कुल टेंशन मत कर, मैं कल पंडित जी के पास में जाऊंगी हनुमान मंदिर में। पंडित जी जानकार हैं और कुछ न कुछ हमारी मदद जरूर करेंगे। और वही हुआ, रात भर तो मैं सो नहीं पाया था। जब भी नींद लगता तो मुझे एहसास होता कि वही पागल लड़की मेरे सामने खड़ी है और हंस रही है। अब मैं डर कर आंखें अपना खोल देता। ऐसा ही रात भर मेरे साथ में चलता रहा था, मैं बिल्कुल सो ही नहीं पाया था। अगली सुबह मम्मी मुझे लेकर के हनुमान मंदिर पहुंच गई थी। और जैसे ही हनुमान मंदिर में मैं दाखिल हुआ, मेरे शरीर का डर जैसे गायब सा हो गया था। मैं जो शरीर मेरा थका थका सा लग रहा था, एहसास हो रहा था कि शरीर में कमजोरी हो गई है, और वो बिल्कुल बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। लग रहा था कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई हो, और डर भी मेरा ख़त्म हो गया था। अब मेरी माँ पंडित जी से सारी हालात को बयां किया कि पंडित जी मेरे लड़के के साथ में ऐसा ऐसा कहानी बन चुका है, क्या करना चाहिए। पंडित जी कुछ सोचते रहे और कहने लगे कि डरो मत, कुछ नहीं होगा, बस बजरंग बली के ध्यान रखो, सब बजरंग बली पार कर देंगे। और फिर उन्होंने एक लाख धागा मेरे कलाई पर बांध दिया था दाहिने हाथ में, और कहने लगे कि बेटा हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना। मैंने बोला कि जी नहीं, पढ़ता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे याद जरूर है। पंडित जी कहने लगे बेटा रात के टाइम में जब भी तुम कहीं अकेले रास्ते में जा रहे हो ना, तो हनुमान जी का ध्यान रखा करो। हनुमान चालीसा अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, नहीं तो बजरंग बली का नाम तो जरूर लिया करो, तुम्हें कुछ नहीं हो पाएगा, तुम बिल्कुल मत डरो, बजरंग बली तुम्हारी रक्षा करेंगे। और वही हुआ। मैं अब शाम को सोते टाइम भी हनुमान चालीसा
पढ़ने लगा था। और जब मैं अपनी फैक्ट्री से रात को निकलता था, 2 लड़के मेरे साथ बाइक पर जरूर बैठे होते थे, लेकिन मैं मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ और मैं वापस आता था। और घर का भी नियम बना रखा था, घर में सुबह नहा धो करके और वही हनुमान चालीसा का पाठ करना, और शाम को जब मैं घर पर आ जाता था तो रात के सोने के टाइम भी हनुमान चालीसा का जरूर पाठ करके और तब मैं सोता था। और उसके बाद मुझे वो लड़की मुझे दिखाई नहीं दी। मेरी बहनों का शादी भी हो चुकी है और वह अच्छे घर में गई हुई है। अब उस घटना को मैं जब भी याद करता हूँ तो मैं बिल्कुल सिहर जाता हूँ। मेरी भी अब शादी हो चुकी है, एक छोटी सी बच्ची भी है। अब मेरा भाई अब अच्छी नौकरी पर जाने वाला है। आप बजरंगबली से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो बहुत बढ़िया नौकरी को पाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी संजय जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो थोड़ा आपका आशीर्वाद इस पर आना चाहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई कहानी, एक नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।